हेलो फ्रेंड्स, टॉप नॉच ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। इट्स मी हर्षना यादव एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट साइकोथेरेपी। देखिए, बहुत कॉमन सा वर्ड है साइकोथेरेपी, आप लोगों ने सुना होगा। तो देखिए, साइकोथेरेपी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एग्जाम के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन इसके आते हैं। अभी रिसेंटली 7/5 को एग्जाम हुआ था, 2000 जो सीट्स हैं एम्स की उसका, तो उसके अंदर साइकेट्री के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से 5 से 6 जो क्वेश्चन थे वो साइकोथेरेपी के ऊपर ही बेस्ड थे कहीं ना कहीं से। तो साइकोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो चलिए हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसीड करेंगे डेफिनेशन से। तो देखिए आप लोग, Psychotherapy is the use of psychological methods to help a person to change behavior and overcome his problem। यानी कि देखिए, साइकोथेरेपी एक साइकोलॉजिकल तरीका है हमको पेशेंट को डील करने का, जिसके अंदर हमें पेशेंट का बिहेवियर चेंज करना होता है और पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है हमें पेशेंट को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना होता है। और दूसरी तरफ हम इसे कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इट इज ए डेवलपमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिटवीन थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट। यानी कि एक क्लाइंट और एक नर्स या डॉक्टर के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप हमको एस्टेब्लिश करना है कि पेशेंट हमारे ऊपर ट्रस्ट करे और हम जिन भी क्वेश्चन का हम उनसे आंसर जानना चाह रहे हैं या हम चाहते हैं कि जो पेशेंट है वो इन चीज़ों से बाहर निकले जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्पजेज। देखिए, कोई भी अगर हम चीज़ पढ़ते हैं तो उसके पर्पज हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बिना अगर हमारे पास किसी चीज़ का उद्देश्य ही नहीं है तो हम आगे नहीं चल सकते हैं। जैसे आप लोगों की भी लाइफ का उद्देश्य है कि हमको जॉब लेना है, हमको पढ़ना है, उसके लिए। तो यहीं पे जो हम साइकोथेरेपी है उसकी क्या पर्पज है, तो देखिए आप, टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। यानी कि किसी पर्सन का बिहेवियर एबनॉर्मल है, बाकी लोगों से अलग है, तो उसको पहचानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पहचानेंगे नहीं हम उसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, एलिमिनेटेड द कॉज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। देखिए, हमने एबनॉर्मल बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर लिया है, हमें पता चल चुका है कि पेशेंट का एबनॉर्मल बिहेवियर है, बट अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस बिहेवियर को कैसे हम धीरे धीरे एलिमिनेट करें, ताकि पेशेंट जो है उसका नॉर्मल जो भी उसका डेली पैटर्न है वो उसमें धीरे धीरे एंगेज हो जाए। नेक्स्ट आप देखिए, टू मॉडिफाई पेशेंट्स बिहेवियर। देखिए, हमने कारण पता कर लिया है, हमने एलिमिनेट करने की कोशिश की है और हम ये भी कोशिश करेंगे कि पेशेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाए। देखिए, मॉडिफाई का एक सिंपल एग्जाम है, मान लीजिए डिप्रेशन का क्लाइंट है, वो एक हमेशा एक बंद कमरे में रहना ज़्यादा पसंद करता है। आप उससे बात करते हैं, वो रिस्पॉन्स भी नहीं देता है, आप उसको खाना दे रहे हैं तो वो अवॉइड करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं सबसे विड्रॉ हो जाऊँ, मैं एकदम अकेले रहूँ, कोई मुझे परेशान ना करे। तो मॉडिफाई करने का मतलब है कि हम पेशेंट को उस अंधेरे कमरे से, अकेले कमरे से लेके और वहाँ लेके आएंगे जहाँ पे लाइट हो, जहाँ पे लोग हों, ताकि पेशेंट उनसे इंटरेक्ट हो। तो कहीं ना कहीं हम उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए, टू रिहेबिलिटेट क्लाइंट। देखिए, रिहेबिलिटेशन एक वर्ड होता है। रिहेबिलिटेशन वहाँ अप्लाई होता है जब पेशेंट का एडमिशन से लेके उसका जो भी ट्रीटमेंट है कंप्लीट हो चुका है और अब हमें पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर ज़्यादा सीवियर है तो हमें पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना पड़ता है। देखिए, रिहेबिलिटेशन एक तरीका है जहाँ पे हम पेशेंट की जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं हम उनको कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि पेशेंट अपने पहले जैसी लाइफ को वापस जी सके। तो देखिए, ये कुछ बेसिक पर्पस थे। नेक्स्ट आप देखिए, इंडिकेशंस, यानी कहाँ कहाँ हम साइकोथेरेपी को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है अल्कोहलिक पेशेंट एंड ड्रग एडिक्शन। देखिए, जो अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्शन के जो क्लाइंट होते हैं उनके ऊपर साइकोथेरेपी काफ़ी इफेक्टिव होती है, क्योंकि जो मेडिकेशंस है वो कहीं ना कहीं पेशेंट को साइड इफेक्ट भी देती है। और मेडिकेशन का ये है कि पेशेंट रेगुलर ले नहीं ले और उसको कितना इफेक्ट हो। और वो हमसे आधी बार तो झूठी बोलेगा कि मैंने मेडिकेशन ले ली है, बट एक्चुअली में वो मेडिकेशन नहीं लेता है। ऐसा मैंने खुद बहुत सारे केस देखे हुए हैं जब हमारी ड्यूटी लगती थी क्लिनिकल वार्ड्स के अंदर। तो ऐसे मतलब अल्कोहल के पेशेंट होते थे, उनके पास मेडिकेशन रखा होता था। वो क्या करते थे, मैं एक मेडिकेशन लिया, दूसरे को डस्टबिन में डाला। तो ऐसा धीरे धीरे पता लगा कि डस्टबिन के अंदर मेडिकेशन आ कहाँ से रही है। फिर उन पेशेंट को सुपरविजन में रखा गया कि आपको स्टाफ के सामने ही आपको मेडिकेशन लेना है। तो देखिए, जो अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्शन के क्लाइंट होते हैं, एक तो ये झूठ बहुत बोलते हैं। झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खुद के ऊपर कोई ब्लेम लाना ही नहीं चाहते।
ये हमेशा दिखाएंगे कि ऐसा कोई ना कोई लाइफ में कारण था, हमारी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स, ऐसी कोई सिचुएशन जिसके कारण हमने एडिक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट आप देखिए डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन का मेडिकेशन अवेलेबल है, बट साइकोथेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर एक आप सोचिए एक क्लाइंट है जो मेडिकेशन ले रहा है, सिर्फ मेडिकेशन से काम नहीं चलेगा। अगर आप लोगों से इंटरेक्ट होंगे, आप अगर अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखिए ओसीडी। देखिए ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी आपको एक ही चीज़ करने की बारी बारी आदत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मुझे हर आधे घंटे में या 15-20 मिनट में ऐसे लगता है कि मेरे आसपास कंटामिनेशन हो रहा है, तो मेरे को हैंड वॉश की प्रॉब्लम है, बारी बारी मैं धोती हूँ। और मैं इतनी हाइजीनिक हूँ कि अगर मेरा खुद का भाई या बहन, अगर मुझे थोड़ा सा भी यूँ लगे कि इसने हाथ नहीं धोए हैं या फिर अभी इसने गेट के टच किया और मेरे पास आके बैठ गया, तो मैं ऐसे कहूँगी तो अपने हाथ धो किया, अगर तूने हाथ नहीं धोए तो मैं तुझे खाना नहीं खिलाऊंगी। देखिए जैसे मुझे कंटामिनेशन का ओसीडी है, वैसे बहुत सारे लोगों को अलग अलग ओसीडी होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गेट को बारी बारी बंद करना, एक बार लॉक किया, वापस बाहर आए, वापस जाके देखा, वापस लॉक चेक कर रहे हैं। तो ये ओसीडी के अंदर आता है, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए एंजाइटी। देखिए एंजाइटी को कम करने के लिए साइकोथेरेपी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको किसी चीज़ से एंजाइटी है, आप एग्जाम देने ही नहीं चाहते, आपको एग्जाम से डर लगता है कि नहीं एग्जाम में जाने से पता नहीं क्या हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी होती है, तो हम लोगों को फिर प्रीफर किया जाता है कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, फिर वो हमारी काउंसलिंग करेगा, हमको गाइडेंस देगा और ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हमारे ऊपर अप्लाई करेगा, तो हमारी एंजाइटी उससे कम हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखिए फोबिया। देखिए फोबिया मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, आप वो क्लास आप ले सकते हैं, पिछली जो भी वीडियो हैं आप उन पे जाके चेक कर लीजिएगा। फोबिया के अंदर साइकोथेरेपी ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको पेशेंट का जो डर है उसको निकालना होता है। अगर पेशेंट अपना डर नहीं निकालेगा तो मेडिकेशन से कभी भी डर नहीं निकलता है। हाँ ठीक है, कोई पेशेंट पैनिक हो गया, आपने उसको मेडिकेशन दे दी, वो कुछ टाइम के लिए सो जाएगा, बट वो उसका ट्रीटमेंट नहीं है परमानेंट। नेक्स्ट आप देखिए हिस्टेरिया। देखिए हिस्टेरिया के जो क्लाइंट होते हैं उनके ऊपर मेडिकेशन कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उनको पैथोलॉजिकल कोई भी डिसऑर्डर नहीं है। हिस्टेरिया वो क्लाइंट्स होते हैं, हिस्टेरिक जो क्लाइंट्स होते हैं उनको फिजिकली आपको सिम्टम्स वो शो करेंगे। मेंटल प्रॉब्लम है, माइंड के अंदर स्ट्रेस है, बट वो आपको फिजिकली शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है जो न्यूली मैरिड है, वो अपने ससुराल के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि उसके ससुराल के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, तो वो बारी बारी बहाने मारेगी कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरी कमर दर्द हो रही है, मेरे हाथ पैर दर्द हो रहे हैं। ऐसा मैंने खुद एक क्लाइंट देखा है, जब हमारी कॉलेज में ड्यूटी लगती थी। एक लड़की थी शर्मिला नाम की, उसकी उम्र होगी 18 से 20 साल। उसके जो हस्बैंड थे कम से कम उससे 10 साल बड़े होंगे, तो वो अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती थी। तो उसने घर पे ये बोला कि मुझसे काम नहीं होता, मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं। तो घर वालों को टेंशन हो गई कि दिखने में एकदम सही है और ये ऐसे क्यों करती है, तो उसको लेके आए डॉक्टर ने। तो फिर डॉक्टर ने उसको प्रीफर किया साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। वहाँ पे जाके पता लगा कि जब उसके ऊपर थेरेपी अप्लाई की गई तब उसने धीरे धीरे काफ़ी दिनों में बात बताई कि मुझे मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ, और एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ इसीलिए फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। देखिए बहुत अलग अलग टाइप के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे साइकोथेरेपी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के ऊपर इफेक्टिव है। नेक्स्ट आप देखिए मैरिटल डिसहार्मोनी। देखिए आज की जो लाइफस्टाइल है वो ऐसे हो चुकी है कि कोई भी दो लोग एक साथ रह नहीं सकते। सबसे बड़ा कारण है फ़ोन। आपको चाहिए कि आपके चारों तरफ शांति हो, आपके हाथ में फ़ोन हो और कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। ये बहुत कॉमन है। हम खुद के ऊपर देख ले कि हम दिन में कितने घंटे हम फ़ोन यूज़ करते हैं, और अगर कोई हमें बोल रहा हो ना तो हमें सुनाई तक नहीं देता है। और जब हमें किसी की ज़रूरत है, हम किसी को बुला रहे हैं, सामने वाला ना बोले, तब आपको कैसा लगता है, आप फील कीजिए। तो ये मैरिटल डिसहार्मोनी, इसका कारण फ़ोन भी हो सकता है, ये एक कारण है, बट वो है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपका रिलेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, तो उसके लिए भी साइकोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस। देखिए साइकोथेरेपी काफ़ी हद तक इफेक्टिव है, बट कुछ ऐसे डिजीज हैं जहाँ पे हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए अब डिमेंशिया। देखिए डिमेंशिया का जो क्लाइंट है उसको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, तो आप उसको फोकस करने को कहेंगे किसी चीज़ के ऊपर, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी मेमोरी ऑलरेडी डिस्टर्ब है। तो एक डिस्टर्ब क्लाइंट के ऊपर
ये एक्सपेरिमेंट करना इफेक्टिव नहीं होगा किसी भी वे के अंदर। नेक्स्ट आप देखिए मेनिया। देखिए मेनिया का जो क्लाइंट है वो थोड़ा हाइपर स्टेट में रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारी जब ड्यूटी लगती थी तो एक सत्यनारायण नाम के अंकल थे 60 ईयर्स के, वो बेड पे लेटे हुए थे। हमें बोला था कि इसका ट्रीटमेंट करो, तो हमने जैसे वार्ड में एंट्री किया, हमने नाम लिया, हाँ जी सत्यनारायण कौन है। तो जैसे नाम लिया, नॉर्मल उसका एक्शन होना चाहिए कि उसको बेड से उठ जाना चाहिए, यानी वो लेटा हुआ है उसको बैठना चाहिए। वो एकदम से बेड के ऊपर उछल के बैठ गया और चादर हटाई, बोला हाँ मैं हूँ। तो देखिए ऐसा नॉर्मल नहीं होता है। बट मेनिया के पेशेंट हैं, वो इतने ज़्यादा हाइपर हैं कि वो आपके इंस्ट्रक्शन ही फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो उनके ऊपर साइकोथेरेपी देने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए डेलीरियम। देखिए डेलीरियम का जो क्लाइंट है वो कॉन्शियस स्टेट में कभी नहीं रहता है, वो मोस्टली अनकॉन्शियस और कन्फ्यूजन वाली स्टेट में रहता है। हमेशा हर चीज़ में कन्फ्यूज होता है, उसको ये नहीं पता होता मुझे अगला करना क्या है। तो आप उसके ऊपर थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी थेरेपी का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आप देखिए वोलेंट और हाइपर एक्टिव क्लाइंट, यानी सेम मेनिया वाली कंडीशन। अगर पेशेंट हाइपर स्टेट में है और अगर आप उसे साइकोथेरेपी दे रहे हैं, मान लीजिए आपका छोटा भाई बहन है, वो किसी बात पे गुस्सा है, वो आपकी बात मानेगा, वो उस टाइम कभी आपकी बात नहीं मानेगा। और आप उसको अगर उस टाइम ज्ञान दे भी रहे हैं ना, तो फिर वो आपको ये वाला ज्ञान देगा, डायरेक्ट आपको हिट करेगा। तो सेम वही पेशेंट की बात है। तो आप सोचिए पेशेंट तो ऑलरेडी बीमार है, आप उसको साइकोथेरेपी दे रहे हैं, तो उसको नहीं इच्छा आपकी थेरेपी लेने की, वो उल्टा आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो वहाँ पे इस थेरेपी का कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी। सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, साइकोथेरेपिस्ट नहीं है, इट इज साइकोथेरेपी। यानी कितने टाइप की साइकोथेरेपी हैं जो आपको याद रखनी है, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। देखिए इंटरपर्सनल का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के ऊपर जो अप्लाई की जाती है। हम इसके बारे में आगे देखेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगी। नेक्स्ट आप देखिए ग्रुप साइकोथेरेपी, यानी नाम से ही पता लग रहा है कि कितने लोगों के ऊपर अप्लाई, एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर अप्लाई की जा रही है, दैट इज ग्रुप साइकोथेरेपी। नेक्स्ट आप देखिए मिलियू थेरेपी। देखिए ये वर्ड आप याद रखिए मिलियू, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। मिलियू का मतलब होता है एनवायरनमेंट, आपकी सराउंडिंग कैसी है, उसको कैसे मॉडिफाई करना है, वो मिलियू थेरेपी होता है। नेक्स्ट आप देखिए बिब्लियोथेरेपी। देखिए बिब्लियोथेरेपी है, इसको हम एक्टिविटी थेरेपी भी कहते हैं, यानी हम क्लाइंट को अलग अलग टास्क देते हैं करने के लिए। इसके एग्जाम्पल है राइटिंग, म्यूजिक, डाइवर्जन और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। ये उन क्लाइंट्स के लिए है जिनका अटेंशन प्रॉपर नहीं होता, हम चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपना कंसंट्रेशन दें, तो उसे हम कहते हैं बिब्लियोथेरेपी। नेक्स्ट आप देखिए इंडिविजुअल थेरेपी। देखिए नाम से ही पता लग रहा है एक पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करना, दैट इज इंडिविजुअल थेरेपी। नेक्स्ट आप देखिए बिहेवियर थेरेपी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी ही है, जिसके ऊपर एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा ग्रुप साइकोथेरेपी, ये दो थेरेपी हैं जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है, इनके बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। तो देखिए यहाँ पे इमेज है, आप देखिए इट इज ए ब्रांच ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी, यानी कि जो हमारा इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी है वो ग्रुप साइकोथेरेपी से ही लिया गया है। बस फ़र्क इतना है कि जो हमारा ग्रुप साइकोथेरेपी है उसके नंबर ऑफ क्लाइंट ज़्यादा होते हैं, मान लीजिए अब 8 से 10 है, 6 से 8 है। वहीं पे जो इंटरपर्सनल है वहाँ पे 2-4, बस इससे ज़्यादा लोग नहीं होंगे। तो अब देखिए आपको दो इमेज दिखाई दे रही हैं, सबसे पहले एक फीमेल है एक मेल है। तो हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, फोकस ऑन द रिलेशनशिप, यानी उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है। नेक्स्ट आप देखिए एक आपको आदमी दिखाई दे रहा है और 3 लोग साइड में खड़े हैं। फोकस इज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मूड एंड सोशल सर्कमस्टेंसेज। तो आपको रिलेशनशिप के अंदर किस किस चीज़ों पे फोकस करना है, मूड के ऊपर करना है और आसपास का सोशल सर्कमस्टेंस, यानी आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। नेक्स्ट आप देखिए इम्प्रूव सोशल फंक्शनिंग, यानी कि कैसे बहुत सारे लोगों का झुंड खड़ा है और हमारी थेरेपी देने के बाद कैसे हम लोगों के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आप देखिए मेल फीमेल खड़े हैं, उन्होंने हाथ पकड़ रखा है, एनहेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि उनके बीच जो भी डिस्टर्बेंस था हमने उसको करेक्ट किया और अब उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इतना बढ़ चुका है कि उनके अंदर एक दूसरे को लेके जो भी संशय था, जो भी डाउट थे, एक दूसरे को लेके जो भी शंका थी वो दूर हो चुकी है। तो देखिए इंटरपर्सनल का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच का रिलेशन, और वहीं पे एक वर्ड होता है इंट्रापर्सनल। देखिए इंट्रा होगा किसी क्लाइंट का खुद का अंदर का, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ,
इंट्रा स्कूल कंपटीशन और इंटर स्कूल कंपटीशन। देखिए इंट्रा स्कूल जो कंपटीशन है वो स्कूल के अंदर ही है, यानी जो भी क्लासेस हैं, यानी 5th 6th 7th 8th, तो किसी भी दो क्लास के बीच में, बट एक पर्टिकुलर स्कूल में हो रहा है तो इंट्रा स्कूल। वहीं पे इंटर स्कूल का मतलब होता है कि नहीं दो स्कूलों के बीच में या दो से ज़्यादा स्कूलों के बीच में, तो वो होगा इंटरपर्सनल। तो यहीं पे ये यही कहना चाह रहा है कि इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों के ऊपर अप्लाई किया गया। नेक्स्ट आप देखिए, ये जो इंटरपर्सनल है इसके दो टाइप होते हैं, पहला फैमिली, दूसरा मैरिटल। तो फैमिली के अंदर आप देखिए यूज टू इम्प्रूव एन हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेम्बर्स। देखिए हम हमारी सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जिनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, वो आपस में एनी टाइम लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते हैं, और आसपास के जो लोग हैं उनको खैर मुद्दा मिल जाता है, अच्छा खासा लाइव टीवी देखने को मिल जाता है, तो वो टीवी बंद करते और कान लगा के लोगों की स्टोरी सुने छत पे पहुंच जाते हैं या खिड़कियों में पहुंच जाते हैं, ऐसा हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। देखिए सिर्फ फैमिली के अंदर ये नहीं है कि बच्चों और माँ बाप में है, कभी कभी आप मान लीजिए कि आपकी जो अदर जनरेशन है, आपके दादाजी, आपके पापा, उनके साथ आपकी नहीं बन रही है, क्योंकि आपका दुनिया देखने का नज़रिया अलग है, उनका दुनिया देखने का नज़रिया अलग है। तो बहुत बार ऐसे इशू हो जाते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में, हमारे खुद के पेरेंट्स के बीच में, या हम भाई बहनों के बीच में, तो ये जो सिचुएशन है उसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो इन लोगों को हम फैमिली जो थेरेपी है, फैमिली साइकोथेरेपी, वो हम इन लोगों को देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए राइट साइड के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं और एक फैमिली के मेंबर्स बैठे हैं। आप मान लीजिए भाई बहन हैं या कोई भी हैं, ये लोग रिलेटिव्स हैं, तो इनको समझाया जा रहा है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो जब अगर पेशेंट की फैमिली वाले एक दूसरे सपोर्ट करेंगे, उससे कम्युनिकेट करेंगे, तो चांस है कि फैमिली की कंडीशन आपकी बेटर हो और इम्प्रूव हो। नेक्स्ट आप देखिए मैरिटल। देखिए ये बहुत कॉमन है, टू इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मैरिटल का मतलब यही है कि आफ्टर मैरिज अगर हस्बैंड और वाइफ के अंदर कोई चीज़ को लेके इश्यू हो रहा है और वो इश्यू इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दो लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, उनको हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है, वो कभी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को मैरिटल थेरेपी देनी पड़ती है। अब अपने आसपास देखिए कि कितनी ऐसी फैमिली हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ के अंदर नहीं बनती है, वो जब भी 2 मिनट बैठेंगे तो उनकी लड़ाई स्टार्ट, यानी वो जब भी घर से बाहर हैं घर में बहुत शांति है, और जैसे घर में एंट्री की तो नॉर्मली जो वाइफ्स होती हैं उनका ये होता है कि आपको तो टाइम ही नहीं है, रात के 9 बज रहे हैं, मैंने आपको कहा था 8 बजे आ जाना, पता नहीं आप तो किसके साथ घूमते रहते हो। तो बस वाइफ ने इतना बोला और हस्बैंड वैसे ही वर्कलोड से आया है तो दिमाग खराब, फिर दोनों एनी टाइम बस लड़ना, और उनकी लड़ाई इतनी हो जाती है कि उनकी वजह से उनके फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और उनके बच्चे भी, क्योंकि बच्चे जैसा देखेंगे वैसा ही सीखेंगे। तो जो ऐसे क्लाइंट्स हैं जो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपस में, उन्हें हम मैरिटल थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट आप देखिए ग्रुप साइकोथेरेपी। देखिए नाम से ही पता लग रहा है ग्रुप, यानी कम से कम 8 से 10 लोगों का ग्रुप होगा, उसके ऊपर हम इसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड में आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर थेरेपी अप्लाई की जा रही है। तो इस ग्रुप थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया था जोसेफ प्रेट ने, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट आप देखिए अप्लाइड ऑन मोर देन 2 क्लाइंट्स वंस ए टाइम, यानी एक सिंगल सेशन के ऊपर, सिंगल सेशन के अंदर हम 2 या 2 से अधिक लोगों के ऊपर ग्रुप थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिकेशन देखिए आप एल्कोहलिक पेशेंट और डिप्रेशन। देखिए जो एल्कोहलिक जो पेशेंट है उसकी आदत होती है कि हर बात में दूसरों को ब्लेम करना। अगर वो ड्रिंक कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी खुद नहीं लेगा, वो हमेशा सामने वाले को ही ब्लेम करेगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों का ग्रुप बनाएं जिनको कॉमन इलनेस है, जिनको कॉमन मेंटल प्रॉब्लम है। दूसरा देखिए डिप्रेशन का जो क्लाइंट है वो अकेले रहना पसंद करता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हमें ऐसा क्लाइंट मिला है तो हम ऐसे क्लाइंट को इकट्ठा करें और उनको एक साथ बैठ के थेरेपी दें ताकि वो आपस में इंटरेक्ट हों, उनके जो भी उनको मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो। एडवांटेज देखिए आप सेविंग ऑफ टाइम। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई वर्क दिया गया है और आपको बोला है कि आपको बहुत सारे लोग हैं, सबके ऊपर सेम चीज़ अप्लाई करनी है, तो आप चाहेंगे कि क्यों ना इसी ग्रुप में दिया जाए ताकि आपके टाइम की सेविंग हो। मान लीजिए एक क्लाइंट का 10 मिनट टाइम है, आपके पास 10 क्लाइंट हैं, तो आप कब तक 10-10 मिनट देंगे। तो उससे बेटर ये है कि अगर वो सेम ग्रुप के हैं तो हम उनको एक साथ दें, तो टाइम की इससे बचत होती है। दूसरा आप देखिए अटेंड मोर क्लाइंट ऑन ए सिंगल टाइम। देखिए सेम बात है, टाइम भी बचेगा और पर्टिकुलर जो आपका क्लाइंट है
आपको यानी कि एक क्लाइंट से माथा नहीं मारना पड़ेगा, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि हमने बहुत परेशानी होती है यार एक एक को हैंडल करना। बेटर है कि सारे एक साथ आ जाएं और हम सभी को एक साथ हैंडल कर लेंगे। जैसे जब हम स्कूल में छोटे थे, हमारे 2 सेक्शन या 2 से ज़्यादा होते हैं ABCD, तो कभी कभी टीचर क्या करता है कि बोलता है कि चलो सारे बच्चे एक ही क्लास में आ जाओ, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो लास्ट क्लास छोड़ी थी, दोनों क्लास को कॉमन पढ़ाई है, मैं अलग अलग पढ़ूंगा, इससे टाइम भी बचेगा और बच्चे एक साथ पढ़ लेंगे। तो ये उसका फ़ायदा होता है। नेक्स्ट आप देखिए एनहेंस लीडरशिप क्वालिटी। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। जो डिप्रेशन का क्लाइंट है या एल्कोहलिक का क्लाइंट है, अगर मान लीजिए उनके अंदर कोई एबिलिटी है, वो कुछ बोलना चाहते हैं, उनका मन करता है, बट कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में, उनको लगता है हम नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप ऐसे लोगों को आगे लेके आएंगे, अगर उनसे कम्युनिकेट करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, तो धीरे धीरे उनके अंदर उनको फील होगा कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो जब साइकोथेरेपी हम कंटिन्यू देंगे, तो जो क्लाइंट है वो उसे रिसीव कर रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद इच्छा जाहिर करेगा कि मुझे कुछ कहना है, मुझे सबको कुछ कहना है, मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे मुझे प्रॉब्लम हुई और मुझे इससे निकलने में कितनी दिक्कत हुई। तो अगर ऐसा कोई क्लाइंट है जो इच्छुक है, तो वो अपनी बात ज़रूर सामने रखेगा। तो ये हमारा जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको भी मेंटेन करने में बहुत काम आती है। नेक्स्ट आप देखिए इसके डिसएडवांटेज क्या है। लैक ऑफ प्राइवेसी। देखिए ये कॉमन है। आप मान लीजिए आपको कुछ काम करना है, जैसे कि आपका एग्जाम टाइम है, आपको स्टडी करनी है, तो आप चाहते हैं कि आपको प्राइवेसी मिले, कोई आपको देखे नहीं। देखिए ये प्रॉब्लम मेरे को भी है। जब भी मैं पढ़ती हूँ ना, और कोई अगर मेरे को देख रहा हो नॉर्मली, या वहाँ से कोई आ जा रहा हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे थोड़ी इरिटेशन होती है कि मैं इधर पढ़ रही हूँ और ये मेरी तरफ ताक रहा है, तो फिर मुझसे पढ़ाई नहीं होती। तो मैं इसके लिए एक ही सोल्यूशन करती हूँ, दुपट्टा लिया, शॉल लिया, खुद को कवर किया और पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी है, आप उनको बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, आपके भाई बहन आपको डिस्टर्ब करें, आप उनको बोल देंगे जाओ, वो नहीं जाएंगे, वहीं बैठेंगे और आपको जानबूझ के परेशान करेंगे, क्योंकि जो छोटे भाई बहन होते हैं ना, उनका यही काम होता है आपको इरिटेट करने का। तो बेटर है अगर वो शोर नहीं कर रहे तो दुपट्टा डालो, पढ़ना स्टार्ट करो, और शोर कर रहे हैं तो उनको निकालो, गेट लॉक करो और फिर पढ़ाओ। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि हर क्लाइंट ऐसा नहीं होता कि बोल पाता है, कुछ लोग शर्मीले टाइप के होते हैं, उनको बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे जो प्राइवेसी वाली चीज़ है उसमें कमी आ जाती है। नेक्स्ट आप देखिए थेरेपिस्ट इज अनेबल टू फोकस ऑन पर्टिकुलर क्लाइंट। जाहिर सी बात है, अगर आप भीड़ में हैं, आप झुंड में हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा या फिर कम ध्यान दिया जाएगा। आप मान लीजिए आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो 5 बच्चों पे वो अच्छे से फोकस कर पाएगा। और मान लीजिए किसी दिन कोई दूसरे सेशन के बच्चे आके बैठ गए दूसरी क्लास के डिस्टर्ब करने के लिए, मान लीजिए 20-25 बच्चे हो गए, तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली टीचर का ध्यान आप पे नहीं जाएगा। तो वहीं सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि जो थेरेपिस्ट है, मान लीजिए कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं, कुछ लोग बोले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो इंसान बोल रहा है आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा। तो जो चुप बैठे हैं ना, उनका कोई फायदा नहीं, वो पहले भी चुप थे और वो अभी भी चुप ही हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं जो ग्रुप थेरेपी के हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए नंबर ऑफ पर्सन इन ए सेशन, यानी जब आप ग्रुप थेरेपी देंगे तो आपके पास कितने मेंबर होने चाहिए। आप 8 से 10 लोगों को ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप अप्लाई करते हैं तो वही बात है कि आप कहीं ना कहीं क्लाइंट आपका अवॉइड हो रहा है, वो नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा है इस चीज़ के अंदर। नेक्स्ट आप देखिए ड्यूरेशन। देखिए हर सेशन का 1 से 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है, इससे ज़्यादा आप सेशन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि क्लाइंट के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप बोले जा रहे हैं, क्लाइंट सुन रहा है, वो वैसे बेचारा परेशान है और वो परेशान हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो टाइमिंग का है मेंबर्स का, ये पर्टिकुलरली आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आप देखिए टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। देखिए ग्रुप थेरेपी के अंदर कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनको हम ग्रुप थेरेपी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ट्रेडिशनल ग्रुप। इट मेनली इंक्लूड्स पेशेंट्स विद मेंटल इलनेस एंड आर फ्रॉम हॉस्पिटल इन पेशेंट डिपार्टमेंट। देखिए ट्रेडिशनल ग्रुप के अंदर वो क्लाइंट आते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी एडमिटेड हैं हॉस्पिटल के अंदर। जैसे आप मानिए डिप्रेशन के क्लाइंट हैं, सीवियर डिप्रेशन है, तो सीवियर डिप्रेशन वाले आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगे ही। तो आप ऐसे क्लाइंट्स को एक साथ इकट्ठा करके आप उनके ऊपर थेरेपी अप्लाई करेंगे। तो ये जो इनपेशेंट के अंदर इनपेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास क्लाइंट मिलते हैं, उनको हम ट्रेडिशनल ग्रुप थेरेपी हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए होमोजेनस ग्रुप। देखिए होमोजेनस वर्ड आपने सुना होगा। होमोजेनस का मतलब होता है सेम कैटेगरी के, यानी हो सकता है वो 4-5 फीमेल्स हों, वो 4-5 बच्चे हों या 4-5 मेल्स हों। यानी आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप लेना है जिनका जेंडर सेम होगा या जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम होगी। तो वो जो चीज़ है उसे हम होमोजेनस बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए पेरेंटहुड काउंसलिंग।
देखिए पेरेंटहुड काउंसलिंग जब जरूरी होती है कि माँ बाप जो हैं, मान लीजिए दोनों जॉब में हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका बच्चा मेंटली स्ट्रेस में आ जाता है। ठीक है, वो उसके लिए हर टाइप की फैसिलिटी दे रहे हैं, घर पे 10 नौकर रख रखे हैं, बच्चे को आने जाने के लिए गाड़ी, उसके डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, गेम्स, बट फिर भी बच्चा अकेला फील कर रहा है। ऐसा आपने बहुत सारे केस देखे होंगे, जैसे आपने आरुषि हत्याकांड का नाम सुना होगा। उस लड़की के मम्मी पापा दोनों डॉक्टर थे, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाए या उसे नहीं समझ पाए, तो ऐसे कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई कि उस लड़की का मर्डर हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमको पेरेंटहुड काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तो हम ऐसे लोगों को भी इस ग्रुप थेरेपी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए प्रोफेशनल गाइडेंस। देखिए प्रोफेशनल गाइडेंस का मतलब है कि आपने अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर ली, अभी आप कन्फ्यूजन में हैं कि मुझे एक्चुअली कौन सी स्ट्रीम में जाना है। आपको पता है आपने बायो ली है या आपने मैथ लिया, आपने आर्ट्स लिया, आपने कॉमर्स ली है, जो वट एवर सब्जेक्ट यू चूज। तो फिर कोई आपको कहेगा यार डॉक्टर की तैयारी कर ले, तू तो इंटेलिजेंट है। कोई कहेगा यार तेरे घर की कंडीशन ठीक नहीं है, तू कोई और ऑप्शन ले ले, तू बीएससी कर ले, तू टीचिंग में चली जा। बट आप मान लीजिए आपकी इच्छा जो है कुछ और बनने की है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि मैं कौन सा प्रोफेशन चूज करूँ। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब आप कंफ्यूजिंग स्टेट में होते हैं तो आपको साइकोथेरेपी दी जाएगी, वो भी ग्रुप इसलिए क्योंकि आपके जैसे और भी बहुत भाई बंधु हैं जो कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि हमको लेना क्या है। क्योंकि क्या है ना कि 12th तक तो चलो इंटरेस्ट था, वो बहुत सपने होते हैं ना डॉक्टर इंजीनियर, बट अब लगता है यार नहीं हो पाएगा, तो अभी हम क्या करें। नेक्स्ट आप देखिए एडजुवेंट ग्रुप, हैविंग पर्सनल प्रॉब्लम। देखिए जो एडजुवेंट ग्रुप है उसके अंदर वो लोग आते हैं जिनको पर्सनल प्रॉब्लम है, यानी मेंटल डिसऑर्डर इतना नहीं है, बट कुछ लोग होते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए ए कैलकुलिया, यानी जिनको मैथमेटिक कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, मुश्किल से 10 तक गिनती करते हैं, आगे वापस एक से स्टार्ट हो जाते हैं। उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि वो बेसिक ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो वो जो क्लाइंट है उनको हम एडजुवेंट ग्रुप में रखते हैं। नेक्स्ट आप देखिए डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया का मतलब यही होता है कि पेशेंट को जो लर्निंग है, जब वो लर्निंग करता है, कोई चीज़ को पढ़ रहा है, तो उसको रीडिंग में बहुत दिक्कत आती है, यानी उसको याद नहीं हो रहा है। और ये हमारे साथ भी होता है ना कि जब हमें पता है एग्जाम में 1 महीना है, अरे क्या है आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको तो सब आता है, और आपको याद भी नहीं होता है। आपको पता है ना अब 1 हफ्ता है और अब सर के ऊपर आ गया है, और अब पूरी साल पढ़ाई तो हमने की नहीं, मस्ती की है, इधर उधर घूमे फिरे हैं, टाइम पास किया है। अब आपको टेंशन है कि यार फेल ना हो जाऊँ, बैक लग जाएगी, तो घर वाले जो एक्स्ट्रा पॉकेट मनी दे रहे हैं ना वो भी छीन लेंगे, और ऊपर से ताने मारेंगे वो अलग। तो आप क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे, आपको प्रेशर होगा, तो फिर जो वर्ड्स बाकी टेढ़े आपने कैसे भी लिख रखे हैं ना वो भी आपको याद हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या है, उल्टा है, पेशेंट को रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं पढ़ पा रहा है। जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे जमी पे, आमिर खान की मूवी थी, उसके अंदर एक छोटा बच्चा था, उसे प्रॉब्लम होती है कि उसको जब भी वो पढ़ने लगता है उसको लगता है जो वर्ड्स हैं वो मेरे आसपास घूम रहे हैं, मल्टीप्लाई किसी से करता है, मल्टीप्लाई कुछ हो जाता है, आंसर हर बार 0 0 0। तो ये कुछ क्लाइंट हैं जिनको हमें ग्रुप थेरेपी देनी होती है। नीचे आप देखिए टीबी पेशेंट ग्रुप। देखिए जो टीबी के क्लाइंट होते हैं उनको भी हम ग्रुप थेरेपी देते हैं क्योंकि उन सभी को एक कॉमन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आप देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो टीबी जो ग्रुप है उनके ऊपर सबसे पहले जब ग्रुप थेरेपी का एक्सपेरिमेंट हुआ तो सबसे पहले जो टीबी के क्लाइंट हैं उनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये आप एक लाइन ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखिए मिलियू थेरेपी, आल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल थेरेपी। देखिए मिलियू थेरेपी को इन्वायरमेंटल थेरेपी भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी आपके आसपास की जो सराउंडिंग है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंज किए जाते हैं ताकि आप वहाँ पे कंफर्टेबल रहें। तो देखिए नेक्स्ट आप इंट्रोड्यूस बाय मैक्सवेल। देखिए मैक्सवेल नाम का था जो भी साइकोलॉजिस्ट था, उसने मिलियू थेरेपी की खोज की थी, तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। नीचे आप एग्जाम्पल देखिए, प्रोवाइडिंग स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट टू डिप्रेसिव क्लाइंट एंड नॉन स्टिमुलेटिंग टू हाइपर एक्टिव और मैनिक पेशेंट। देखिए नीचे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट बैठा है और 3-4 लोग बैठे हैं। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना थोड़ा ब्लैक इसलिए किया गया है ताकि आपको समझ में आए कि जो हाइपर एक्टिव जो क्लाइंट है, यानी वो इतना ज़्यादा लाइट सेंसिटिव है कि जैसे ही रूम में लाइट ऑन होगी, शोर होगा, वो पेशेंट हाइपर हो जाएगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम उसे एक शांत कमरे में ले जाएं जहाँ पे जो अंधेरा है वो हल्का हल्का अंधेरा हो, पेशेंट के माइंड को रिलैक्स हो और पेशेंट की जो हाइपर एक्टिविटी है वो कम हो जाए। उसी तरह सेम जो डिप्रेशन है उसके अंदर है, डिप्रेशन का क्लाइंट है वो अंधेरे में रहता है, चुप रहता है, तो हम उसे लाइट में एक्सपोज करेंगे, यानी हम उसको अंदर से बाहर लाएंगे, लोगों से कम्युनिकेट करेंगे,
उसको पार्क में लेके जाएंगे, पेशेंट को असिस्ट करेंगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे, यानी हम उसका एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं मिलियोथेरेपी। नेक्स्ट आप देखिए बिब्लियोथेरेपी। देखिए बिब्लियोथेरेपी का मैंने आपको बताया था, बिब्लियोथेरेपी को एक्टिविटी थेरेपी कहा जाता है। आप सिंपल समझिए, आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, किसी का किसी में इंटरेस्ट है, किसी का किसी में इंटरेस्ट है, तो आप उनको अलग अलग कुछ चीज़ें देंगे जिसके ऊपर वो अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। जैसे कि प्ले स्कूल होते हैं, अभी लेटेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है प्ले स्कूल का, कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को डायरेक्ट स्कूल में डालने से पहले प्ले स्कूल में डालते हैं। वहाँ के अलग अलग टाइप के खिलौने होते हैं, बच्चे उसमें खुश रहते हैं, उनका भी टाइम पास अच्छा खासा हो जाता है और पेरेंट्स का तो हो ही जाता है, क्योंकि उनको बच्चे संभालने नहीं पड़ते ना, इसलिए। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे बिब्लियोथेरेपी के अलग अलग टाइप होते हैं। देखिए सबसे पहले है राइटिंग थेरेपी। दिस थेरेपी विल हेल्प्स टू इंक्रीज अटेंशन ऑफ पेशेंट, रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। और यहाँ पे एक वर्ड कट गया है, एक्सपोज्ड इंटरनल फीलिंग्स, यानी कि आप अगर स्ट्रेस में हैं, आपको किसी ने कुछ सुना दिया है, तो आपकी इच्छा होती है यार मैं अपना मन कैसे हल्का करूँ, मैं कैसे अपनी बात किसी को कहूँ। तो आप एक पेन और कॉपी लेंगे, जैसे कि मोस्टली लोग जो डायरीज लिखते हैं, वो डायरी के अंदर अपना डेली रूटीन तो शायद लिखे ना लिखे, बट डेली अगर कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में हुआ है तो वो लिखते हैं। खैर डायरी लिखना एक अच्छी आदत है, इससे आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है। तो यहीं पे आप देखिए क्लाइंट है, उसको एक डायरी और एक पेन दिया हुआ है, उसकी जो भी माइंड में आएगा वो उसको लिखेगा। तो ये एक तरीका है, पेशेंट का जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा, पेशेंट एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ अटेंटिव होगा और उसकी जो भी इंटरनल फीलिंग्स हैं वो बाहर निकलेंगी लिखने के थ्रू। तो देखिए ये इसका एग्जाम्पल था राइटिंग थेरेपी। नेक्स्ट आप देखिए डाइवर्जन थेरेपी। देखिए जो डाइवर्जन है उसका मीनिंग होता है खुद को डाइवर्ट करना, यानी आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, आप एक ही चीज़ को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, तो आपको डाइवर्जन थेरेपी देना होगा। डाइवर्जन थेरेपी से आपका ध्यान हटेगा और आपकी नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो निकल जाएंगे, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपना फोकस करेंगे। तो देखिए यूज्ड इन पेन एंड एंजाइटी। देखिए सबसे ज़्यादा जो डाइवर्जन थेरेपी है वो पेन और एंजाइटी वाले क्लाइंट के ऊपर अप्लाई होती है। देखिए जैसे छोटा बच्चा होता है, मान लीजिए वो दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते गिर गया, तो हम नॉर्मली क्या करें, अरे खड़े हो जा, कुछ नहीं हुई, तेरे को पता है वो कीड़ी और मर गई तेरे चक्कर में, नीचे देख। तो ये हम क्या है, उसका ध्यान हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जन थेरेपी। तो देखिए आप यूज अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप एंड इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग डाइवर्जन थेरेपी है, और कुछ हद तक डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट को क्या पसंद है। आप एग्जाम्पल देखिए कार्टून मूवीज फॉर चिल्ड्रन। मान लीजिए बच्चा है, जिद कर रहा है, रो रहा है, तो अब डाइवर्जन थेरेपी में आप उसको ये तो नहीं कहेंगे बेटा पेंटिंग बना ले, बेटा कार चला ले, आप उसको कार्टून मूवी दिखाइए, क्योंकि जो बच्चे जो हैं उनको जो इमेजिनेशन वाली जो फैंटेसी वाली दुनिया होती है वो उन्हें अच्छी लगती है, तो ये उनका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आप देखिए, आपको इमेज दिख रही है, एक ओल्डर पर्सन है, सामने नर्स बैठी है और उसके साथ चेस खेल रही है, ताकि जो पेशेंट का अगर वो सोच रहा है किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान है, तो जो उसका स्ट्रेस है वो गेम के थ्रू निकल जाए। राइट साइड में देखिए आप, एक ओल्ड एज फीमेल है जो पेंटिंग कर रही है और बहुत खुश है। खुश इसलिए है कि उसका जो स्ट्रेस है वो निकल गया, उसका पूरा जो अटेंशन है वो अपनी पेंटिंग के ऊपर है। नेक्स्ट आप देखिए म्यूजिक थेरेपी, लेटेस्ट वन टू रिलीव एंजाइटी। देखिए म्यूजिक थेरेपी का सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है आज के टाइम में। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद रखना है कि डाइवर्जन थेरेपी, सॉरी ये जो हमारी जो थेरेपी है इसके अंदर, बिब्लियोथेरेपी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाली थेरेपी है म्यूजिक थेरेपी। देखिए यहाँ पे एक ओल्ड एज फीमेल है, उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, वो उसे बजा रही हैं और उनको खुशी मिल रही है क्योंकि उनका स्ट्रेस कम हो रहा है। आप खुद के ऊपर लीजिए, जब भी आप टेंशन में होते हैं तो आप क्या करते हैं, कानों में ईयरफोन लगाया और म्यूजिक स्टार्ट, और आप घूमना स्टार्ट कर रहे हैं छत पे, या किसी ने कुछ सुना दिया, तब पता है आप मोहम्मद रफ़ी के और वो दुख भरे गाने सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सिमिलर फीलिंग ले रहे हैं कि, और उस टाइम वो दुख का गाना आपको इतना अच्छा लगेगा ना, क्योंकि आपकी सेम फीलिंग है दुख वाली और उस गाने के साथ। अब मान लीजिए आप खुश हैं तो आप बहुत लाउड वाला म्यूजिक लगाएंगे और डांस स्टार्ट कर देंगे। तो ये म्यूजिक थेरेपी है, कहीं ना कहीं म्यूजिक थेरेपी बहुत ज़्यादा रिलीव करती है। और आप ओटी के अंदर देख सकते हैं, ओटी के अंदर भी आजकल एफएम रेडियो का यूज होने लगा है, एकदम कम वॉइस के ऊपर, क्योंकि जो पेशेंट है वो पूरी तरह से एनेस्थाइज नहीं हुआ है, उसको पता है मेरे ऊपर प्रोसीजर हो रहा है, बट एनेस्थीसिया के कारण उसको इफेक्ट फील नहीं हो रहा है कि मेरे पेन हो रहा है, बट वो म्यूजिक सुनेगा तो उसका माइंड जो है रिलैक्स रहेगा, उसके वाइटल साइन बैलेंस में रहेंगे। तो ये थेरेपी है जिनका यूज़ करके हम क्लाइंट का स्ट्रेस कम कर सकते हैं।
नेक्स्ट आप देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी। देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत कॉमन है, इसका कम्युनिटी के अंदर भी आता है, साइकेट्री के अंदर भी आता है। तो आप डेफिनेशन देखिए, यूज टू एनहेंस और डेवलप बेसिक स्किल इन क्लाइंट, यानी कि कोई भी ऐसा क्लाइंट है जिसको ऐसा डिसऑर्डर हुआ है कि वो उससे निकल नहीं पा रहा है, तो आप उसके लिए ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो उन चीज़ों से धीरे धीरे निकल जाए। जैसे आप एक इमेज देखिए, एक फीमेल क्लाइंट है, आप मान लीजिए उसका सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो यूँ समझ लेगी कि बस अब मेरे हाथ पर कभी काम नहीं करेंगे, मैं लोगों के ऊपर बोझ बन जाऊंगी, मैं अपना कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो जब धीरे धीरे पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव होगी, आप उसको रिहेबिलिटेट करेंगे, आप उसको वापस उसी स्टेज में लेके आएंगे जैसे कि वो प्रीवियस स्टेज में थी। आप उसको ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज करना सिखाएंगे कि धीरे धीरे कैसे पेशेंट के अंदर इंप्रूव होगा और अपने डेली रूटीन का काम कर सकती है। आप राइट साइड में देखिए, एक डॉक्टर है और एक लड़का बैठा हुआ है जिसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो उसने ये मान लिया कि यार मेरा हाथ परमानेंट खराब हो गया है, ये दिखने में भी बेकार लग रहा है और मैं कभी कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो जो डॉक्टर है वो उसको कुछ ना कुछ थेरेपी उसके ऊपर अप्लाई कर रही है, उसको कुछ एक्सरसाइज बताएगी, कुछ मूवमेंट्स बताएगी, जिससे कि क्लाइंट के अंदर जल्दी से जल्दी रिलीफ हो। देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप मान लीजिए कोई अडल्ट है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, वो अपनी फैमिली का इनकम ऑफ सोर्स है, पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंड है। 1-2 महीने पेशेंट हॉस्पिटल में रहा तो घर वालों का पूरा खर्चा उसको ठीक कराने में लग गया, अब उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो क्लाइंट डिप्रेशन में जाएगा कि मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली ऐसी कंडीशन में आ गई है कि उनके पास खाने को भी नहीं है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको उस चीज़ से बाहर निकालें, क्लाइंट को कोऑपरेट करें, उसको असिस्ट करें और उसको रिहेबिलिटेशन वाली फील्ड में उसको लेके आएँ, ताकि धीरे धीरे वो वापस अपने ऑक्यूपेशन तक जा सके, उसकी जो भी डिसेबिलिटी है, जो भी उसका इम्पेयरमेंट है, वो वहीं रह जाए और पेशेंट इस सिचुएशन से आगे निकले। तो देखिए 6 साइकोथेरेपी हैं, 4 मैंने कवर करवा दी हैं, 2 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करवाऊंगी, क्योंकि टॉपिक थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाता है, आप कंफ्यूज ना हो, थेरेपीज मिक्स ना हो। आप इन 4 को अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट जो 2 हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको PDF चाहिए या आपको कुछ मीनिंग में प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट जो सेक्शन है उसके अंदर आप अपना व्यू दे सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।